नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता भट्ट पैन्यूली उत्तराखंड देहरादून से आज आप सभी को अपने बचपन की स्मृतियों में ले चलती हूँ। जो बचपन की स्मृतियाँ यानी कि मायके की जो स्मृतियाँ होती हैं, वह ऐसे ही होती हैं जैसे बहुत दिन बाद कोई लड़की अपने मायके की चौखट पर लौटती है। आज दशहरा है, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा जो ये संस्मरण है, ये रामलीला से संबंधित है। बचपन में जब हम रामलीला देखने जाया करते थे, तो चलिए आप सभी को मैं अपने बचपन के संस्मरण की ओर ले चलती हूँ। अक्टूबर यानी पत्तियां रंग बदल रही हैं, पौधे जमीन पर बदरंग होकर स्वतः स्फूर्त बीज फेंक रहे हैं। जानवर सर्दियों से बचाव की तैयारी के चिंतन में आकंठ डूबे हुए हैं, यानी पूरी प्रकृति एक बदलाव की प्रक्रिया की ओर अग्रसर है। अक्टूबर आ गया है, सुबह सर्द मौसम की सरसराहट पूरे शरीर की धमनियों में दौड़ने लगी है और इसी सरसराहट के साथ नवरात्रि की धूम में सुबह की हवाओं में बहुमिश्रित अगरबत्तियों की खुशबू है। कहीं दूर मंदिरों में घंटियों की टुनटुनाहट है। देर रात्रि में दूर शहर में कहीं माइक पर धीमी होती आवाज में रामलीला के संवाद जैसे ही मेरे कर्णों को भेदते हैं। मेरी स्मृतियों के कपाट इस चिर परिचित आवाज को सुनकर हर साल की तरह इस बार भी खुल गए हैं, जिसके घुप अंधेरे को भेदकर बहुत पीछे जाने पर मेरे भीतर बचपन की रंग बिरंगी अकूत झांकियां सजी हुई हैं। कालसी की हमारी वन विभाग की कॉलोनी है। कॉलोनी से ऊपर की तरफ रोड से 2-3 मील पैदल चलने पर मेरा स्कूल और नीचे 2-3 मील ही पैदल चलने पर आर्मी एरिया का गेट है। उसके बाद एक छोटा सा बाजार आता है, जिसके शुरू होने से पहले ही आर्मी के गेट के कारण ही इसे गेट बाजार नाम दिया गया है। ऐसा हमने सुना है कि भारत ने कोई तिब्बतियों की आर्मी यहाँ गुपचुप तरीके से दुनिया से छुपाकर रखी हुई है। वक्त आने पर भारत इसका इस्तेमाल करेगा। मेरे बचपन ने परंपरा व प्रगतिशील सोच के उस दौर को बहुत करीब से देखा है, जहाँ गेट बाजार के दाईं तरफ एक रोड सरकारी अस्पताल स्टेट बैंक की ओर जाती है। वहीं एक बड़ा सा मैदान है, जहाँ रामलीला आयोजित होती है। दूसरी तरफ चकरौता जाने के लिए आर्मी द्वारा गेट सिस्टम से गाड़ियां छोड़ी जाती हैं। स्मृतियां दरअसल स्वाभाविक रूप से बहुत नर्म होती हैं, इनसे हार मनोहार नहीं करनी होती। अपने आसपास रंच मात्र अवशेष मिले नहीं कि सचित्र लौट आती हैं मस्तिष्क में। खासकर वह अल्हड़ नादान मायके की स्मृतियाँ, जिनका वापस लौटना मायके की देहरी पर दस्तक देने जैसा ही है। ये अक्टूबर भी ना, इसने मुझे वहीं पहुंचा दिया है, बचपन की स्मृतियों में। हमारा रोज का नियम है जल्दी उठना, अपनी पढ़ाई करना। अक्टूबर लग गया है, इसलिए स्कूल सुबह 7 बजे का ना होकर 10 बजे का हो गया है। 10 दिन बाद दशहरा है।
सुना है कि कालसी गेट में रामलीला शुरू हो गई है। हम भाई बहन जुगत लड़ाने में लगे हैं कि पिताजी को रामलीला देखने जाने के लिए परमिशन कैसे ली जाए, क्योंकि उन्हें तो हमारा रामलीला देखने के लिए जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें पौराणिक मान्यताओं या हमारे धर्म पर कोई आस्था नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमारी सुरक्षा व हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए वह एक अच्छे पिता की तरह हमेशा चिंतित रहते हैं। रामलीला ठहरी रात 11-12 बजे तक चलने वाली। इस पर माता पिताजी दोनों ही नीरस रामलीला देखने के मसले पर, लेकिन हम भाई बहनों को तो पूरी आतुरी रामलीला देखने जाने की। राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान, रावण, बंदरों की सेना, राक्षसों की सेना देखने की जिज्ञासा। स्कूल जाकर भी वही रामलीला की बच्चों द्वारा आपस में चर्चा। पता है, इस बार के सीता और राम तो बहुत सुंदर हैं, और रावण रावण तो क्या बुलंद आवाज है उसकी। पता है, सहारनपुर से बुलवाया गया है। यह सुनकर तो फिर क्या, हमारी रामलीला देखने की जिज्ञासा प्रबल होने लगी है। अब कुछ ना कुछ तो व्यवस्था बिठानी ही पड़ेगी रामलीला देखने के लिए। हाँ, कॉलोनी में एक मामी जी हैं जो रामलीला देखने की बहुत शौकीन हैं, लेकिन घर का प्रबंधन और अपने मनोरंजन के मध्य बेहतरीन सुशासन बनाकर, समय से बच्चों को पढ़ाकर वह लगभग रोज रामलीला देखने जाती हैं। हर रोज तो हमारे लिए रामलीला देखने जाना कतई संभव नहीं है, यह हमें बहुत अच्छी तरह मालूम है। किंतु सीता स्वयंवर और सीता हरण देखने की न जाने क्यों इच्छा बलवती बनी ही रही है हमेशा। उन मामी जी को हम पिताजी के ऑफिस से आने से पहले ही कहकर आ गए हैं, रामलीला जाने की सिफारिश करने के लिए। अब शाम होते ही हम सामान्य दिनों की अपेक्षा और जल्दी ही पढ़ने बैठ गए हैं, अच्छे बच्चों की तरह। पिताजी ने ऑफिस से आकर हमें पढ़ते हुए देख लिया है और वह बहुत खुश हो गए हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उनकी इस खुशी की लयात्मकता में मामी जी ने हमारे रामलीला जाने के लिए पिताजी से परमिशन भी मांग ली है। पिताजी मुलहाजे के कारण मना नहीं कर पाए हैं, और हमारा रामलीला देखने जाने का हिसाब किताब इस तरह पक्का बन गया है। किंतु इस शर्त के साथ, मामी जी हमें घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी लेंगी, और साथ ही हमें अपने साथ हल्की मुलायम सी कंबल और टॉर्च रखनी होगी। कोई पैसे भी नहीं मिलेंगे हमें कुछ खरीदने के लिए। पिताजी ने रामलीला एक ही दिन भेजने के लिए निश्चित किया है, किंतु हममें वही बाल सुलभ जिद्दीपन, फिर दोबारा वही जुगाड़ भिड़ाकर हम 2 दिन तो रामलीला देख ही लेंगे। अपने पसंदीदा दिन, सीता स्वयंवर और सीता हरण, ऐसा पूरा भरोसा है हमें। जल्दी से अपनी किताबें बंद कर खाना खाकर हम मामी जी के साथ रामलीला देखने गेट बाजार की ओर उद्यत हो गए हैं। 8:30 बजे का समय है। सड़क पर रत्ती भर भी जगह नहीं है, किंतु हड़बड़ाहट में चलने व बातचीत का शोर जारी है। सड़क पर
सभी को रामलीला मैदान में पहुंचकर जगह घेरने की जल्दी है, किंतु समय का वह सुनहरा दौर, ना ही किसी के जेब कटने का खतरा है और ना ही किसी से अश्लीलता व दुर्व्यवहार का खतरा। सभी सीधे सीधे पैदल चलने वाले पहाड़ी लोग। फसल कट जाने के उपरांत फुर्सत का उद्योग, जिनके लिए रामलीला देखने जाना ही है, इनकी जेबों के ठसाठस भरी रहने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रामलीला पंडाल के बाहर जितनी भी दुकानें लगी हुई हैं, सभी दुकानों से इन्हें कुछ ना कुछ खरीदना ही है। नीचे गेट बाजार पहुंचकर दाईं ओर सरकारी हॉस्पिटल की ओर मुड़ते ही रामलीला मैदान की ओर रोड थोड़ी संकरी है। इस पर रामलीला देखने जाने वालों का तांता। कोई गाना गाते जा रहा है, कोई सीटी बजाते हुए। जैसे ही रामलीला के पंडाल की थोड़ी दूरी पर हम पहुंचे हैं, हमें लालटेन की रोशनियों में गर्म होती मूंगफलियों की ठेलियों की क्रमवार पंक्तियां दिखाई दे जाती हैं और हमारा मन मचल जाता है मूंगफलियां खरीदने को। क्या है कि मूंगफलियों के आने की पहली पहली दस्तक है, इसलिए इसके भुने जाने की खुशबू जो हवाओं में तिर रही है, हमें आतुर कर देती है अपनी तरफ आने को। ऐसा नहीं है कि पिताजी ने हमें पैसे नहीं दिए तो मूंगफली खरीदने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं हैं। दरअसल माँ ने जाते हुए चुपचाप पैसे पकड़ा दिए हैं और हम मूंगफली खरीद सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले हमें भी तो पंडाल में अपने लिए जगह घेरनी है, सबसे आगे बैठने के लिए, वरना पीछे बैठने से हम बच्चों को कहाँ कुछ दिखाई देगा। किंतु भाग्य है यह भी हमारा, हमें कभी आगे जगह मिल जाती है घेरने के लिए, कभी पीछे जगह मिलती है। हाँ, यह बात दिगर है कि खिसक खिसक कर हम आगे पहुंच जाते हैं। कोई मूंगफली लेने के लिए उठा नहीं कि उसकी जगह हम घेर लेते हैं। हद तो तब होती है जब हम खिसक खिसक कर स्टेज के बिल्कुल समीप पहुंच जाते हैं और अपनी आँखों से करीब से रामलीला के पात्रों को देखते और सुनते हैं। इतना ही नहीं, कभी-कभी वानर और राक्षस सेना से छेड़ भी लेते हैं। स्टेज के इतने पास सरक कर बैठने का ही हासिल है कि रामलीला के पात्रों के कुछ डायलॉग मुझे अभी तक भुलाए नहीं भूलते। वैसे मुझे पता नहीं है ये जो संवाद हैं ये सही भी हैं या नहीं, लेकिन जो कुछ मेरे बचपन की स्मृतियों में मेरे दिमाग में अंकित हैं, वह मैं आप सभी को पढ़कर सुनाती हूँ। रावण कहता है, पृथ्वी मेरी बेटी है, आकाश मेरा बंदा। पृथ्वी मेरी बेटी है, आकाश मेरा बंदा। इन्हीं दोनों के नाम से नाम मेरा है दशकंधर। हा हा हा। इन्हीं दोनों के नाम से नाम मेरा है दशकंधर। हा हा हा। हनुमान कहता है, रघुबर जी के दर्शन करने आया हूँ मैं। राम सीता की खोज में जाते हुए कह रहे हैं, हे खग मृग तुमने क्या देखी सीता। सीता राम के गले में माला डालते हुए सीता स्वयंवर के दिन कह रही है, फूल माला पहनो प्रभु, दासी खड़ी जानकी। यही नहीं, हिंदी के कुछ शब्द जैसे आखेट,
मुद्रिका, रघुवर, कमेटी, मंच, हरण, खग, मृग, स्वयंवर, चंदा, जुलूस, स्वर्ण, मृग आदि शब्दावली का ज्ञान सर्वप्रथम मुझे रामलीला देखकर ही ज्ञात हुए। एक सीन और है जिसमें केवट द्वारा राम के पैर धुलवाना, सबरी के द्वारा फल जूठे करके राम को खिलाना अभी तक मेरी स्मृतियों में बदमूल हैं। जब हम जगह घेर कर तसल्ली कर लेते हैं, तब बारी आती है मूंगफली खरीदने की, और हम सभी में से एक जगह घेर कर रखता है और एक मूंगफली खरीदने जाता है। इस तरह रामलीला भी चलती रहती है और भीड़ में दर्शकों का कभी बैठना, कभी उठना, कभी उचक उचक कर रामलीला देखना। लेकिन बीच बीच में कुछ वॉलंटियर्स भी हैं जिनकी छाती पर एक बिल्ला लगा हुआ है, जिनके हाथ में एक मोटा डंडा भी है, और उन सब वॉलंटियर्स का काम रामलीला में अनुशासन बनाए रखना है। कभी कभी हम उनकी डांट के डर से बीच में नहीं भी उठते हैं और मूंगफली लेने नहीं जाते हैं। रामलीला के बीच में रोज की तरह करीब आधे घंटे का बोरियत भरा कार्यक्रम भी चल रहा है। किसने कितना चंदा या दान दिया है रामलीला कमेटी को, उन सब के नाम बारी बारी से सुनाए जाते हैं। लेकिन हमें उससे क्या, हम इस बीच अपने लिए मौका देखकर मूंगफली खरीदकर ले आए हैं। बीच में सीन तैयार होने में समय लग रहा है, तो इस दरमियान हास परिहास और अन्य संगीत नृत्य कलाओं का भी हमें आनंद उठाने को मिल जाता है। बचपन में पुराणों और मिथक की तो समझ नहीं थी, लेकिन यूं ही गाहे बगाहे रामायण के सभी किरदारों से और उनकी बुरी और अच्छी चारित्रिक विशेषताओं से स्वतः ही हमारा परिचय होने लगा। रोज रामलीला देखने की तो हमें परमिशन नहीं है, किंतु स्वयं की चित्तवृत्ति को शांत करने हेतु हमने यह समाधान निकाल लिया है कि रामलीला ना सही, उसकी तैयारियों को तो करीब से देखा जाए। हम बाहर खेलने के बहाने 4-5 बजे के करीब गेट बाजार होते हुए रामलीला के मैदान में पहुंच जाते हैं। वहां रामलीला शुरू होने से पहले स्टेज के पीछे रामलीला में किरदार निभाने वालों के मध्य सरगोशी हो रही है। सभी विरोधाभास सेनाएं और किरदार यानी राम की सेना और रावण की सेना के बीच परस्पर यहाँ कोई बैर नहीं है। सभी एक दूसरे की मदद करने में जुटे हैं। कोई आपस में मुकुट ठीक कर रहा है, कोई बिना विग के बैठा है, कोई अपना संवाद याद कर रहा है, कोई सीता की साड़ी बांध रहा है। राम और रावण बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। हमें पता चल जाता है कि आज रात क्या क्या सीन दिखाए जाएंगे, और हम दौड़कर घर जाकर कॉलोनी के बच्चों को बता देते हैं कि आज रात रामलीला में कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। रामलीला देखने का हासिल उस बचपन में यह भी रहा कि हमें नाट्य मंचन किस तरह होता है, किस तरह रामायण के किरदार यदि बाहर की तरफ से मंच की ओर आ रहे हैं तो बिना दर्शकों को पीठ दिखाए खड़े होते हैं, किस तरह शालीनता से चलते हैं, बोलते हैं। उस समय रामलीला में जो मुझे सबसे ज्यादा आकृष्ट करता है वह है
नेपथ्य से होकर मंच तक किरदारों द्वारा दर्शकों तक संवादों की संप्रेषणीयता। कहीं हम दर्शकों को महसूस नहीं हो रहा है कि संवाद मंच के पीछे से बोले जा रहे हैं। हाँ, सारे किरदार अपने पीछे के पर्दे से बिल्कुल लगे हुए खड़े होते हैं। रामलीला में अगर नाम सही से याद कर रही हूँ तो पूरण जोशी हैं, जो राम का किरदार बहुत मन से निभाते हैं। राम के चरित्र से बाहर भी जब वह होते हैं, उन्हें मैंने देखा है। सच के ही राम, सांवला चेहरा, उस पर एक ओज, शालीन, व्यवहारिक, मधुरभाषी और ये सब चारित्रिक विशेषताएं होने के कारण जब वह राम के किरदार में आते हैं, स्वतः ही एक आभा मंडल उनके चारों ओर उद्भासित होने लगता है। यह भी मैंने बचपन में ही सुना है कि हर किसी को रामलीला का किरदार निभाने को नहीं दिया जाता है। पहले उनके व्यवहार, चारित्रिक विशेषताओं की पड़ताल होती है। कहीं कोई व्यसन व विवाद तो नहीं उनके जीवन में। 2 दिन जैसे तैसे हमने जो सीताराम का स्वयंवर और सीता हरण देखा है, उसमें रावण का भव्य दरबार, उसमें पेश होने वाली नर्तकी, उसका स्वर्ण उड़न खटोला, सीता का राम को वरमाला पहनाना, उनकी सखियों की हंसी ठिठोली, लक्ष्मण का नटखटपन की स्मृतियों ने मेरे मस्तिष्क में एक अमिट छाप छोड़ी है, जिसका परिणाम यह है कि जब भी रामलीला का पदार्पण होता है, अक्टूबर के महीने में हृदय कुलांचे भरने लगता है रामलीला देखने के लिए। किंतु समय विपरीत बहाव की ओर है। रामलीला में जब से अश्लीलता परोसी जाने लगी है, रामलीला देखने जाना मैंने बंद ही कर दिया है। 2 दिन पहले 25 साल बाद रामलीला देखने के लिए मन ने फिर उड़ान भरी है और मैं पतिदेव के साथ बच्चों को रामलीला दिखाने के लिए ले गई। दरअसल मेरी अभीष्ट बच्चों को रामलीला दिखाने की इसलिए भी रही कि उनमें भी रामलीला के प्रसंगों द्वारा प्रयोगात्मक रूप से उनमें हमारे पुराणों का महत्व व एक स्वच्छ और विकसित चारित्रिक व्यक्तिक विशेषताओं की मजबूत नींव पड़ सके। फिर बचपन की स्मृतियों की ओर। सीता हरण के बाद हम सभी दर्शकगण सीता के रावण द्वारा हरण करने पर गमगीन हैं। पर्दा गिरता है। रामलीला के सभी किरदार जिन्होंने आज प्रस्तुति दी है, मंच पर एकत्रित हो गए हैं राम की इस स्तुति के साथ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। रामलीला देखकर हम वापस अपने घर की ओर उन मामी जी के साथ साथ में धनुष बाण तलवार लिए दशहरे की छुट्टियों में, क्योंकि हमें भी तो सारा दिन रामलीला खेलनी है कॉलोनी में बच्चों के साथ। वापसी में सड़क वही लोगों से खचाखच भरी हुई, वही भीड़ का रैला, लेकिन इस समय रामलीला में जगह घेरने की नहीं, घर पहुंचने की जल्दी है। धन्यवाद।